हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से सरफेस केमिस्ट्री जो टॉपिक हमारा चल रहा था उसका 9th लेक्चर जो है उसकी हम बात करने वाले हैं। और ये लास्ट लेक्चर रहेगा हमारा। इसमें हम सरफेस केमिस्ट्री क्या है ख़त्म कर देंगे। एक आपने कोलाइड टॉपिक चल रहा था वो ख़त्म कर लिया था। दूसरा टॉपिक हमने एडजॉर्प्शन की बात कर ली, अधिशोषण की बात कर ली। और नया टॉपिक हमने चालू किया था कैटलिस्ट। तो ये सरफेस केमिस्ट्री का जो लेक्चर नंबर 9 है, इसमें हमने कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं। और कुछ बात आप पहले कर चुके हो प्रीवियस लेक्चर में। उसमें आपने ये देखा था कि कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट एक क्या होता है, एक ऐसा कोई सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सकता है और डिक्रीज कर सकता है। रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करता है, इंक्रीज और डिक्रीज। उसके बेस पे हमने दो टाइप्स के कैटलिस्ट देख लिए थे। एक हमने देखे थे पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं, ये देखे थे, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं और एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं और सक्रिय ऊर्जा को कम करते हैं। दूसरे हमने देखे थे कौन से कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट, जो क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज करते हैं, सक्रिय ऊर्जा को बढ़ाते हैं और दर को क्या कर देते हैं, दर को कम कर देते हैं। और उसका एग्जाम्पल टेट्राइथाइल लेड रहता है। शायद हमने लिखा नहीं हो तो आप लिख लेना। नेगेटिव कैटलिस्ट का एग्जाम्पल होता है टेट्राइथाइल लेड। ये वैसे आप आगे भी हम ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, वहाँ पे भी आ जाएगा। और अगला हमने बात की थी ऑन द बेसिस ऑफ काय पे, फिजिकल स्टेट के आधार पर। यदि फिजिकल स्टेट हमारी क्या है, कैटलिस्ट की और जो रिएक्टेंट है उसकी फिजिकल स्टेट एक जैसी है, तो इसे हमने बोला था होमोजीनियस समांगी उत्प्रेरक बोला था। और अगर डिफरेंट है तो उसको बोला था हमने विषमांगी उत्प्रेरक हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। इसमें आपने एग्जाम्पल भी देख लिए थे, एक एक दो दो। ठीक, अब अगला जो कैटलिस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो क्लासिफिकेशन चल रहा था उसमें ही होता है ये ऑटो कैटलिस्ट। ऑटो कैटलिस्ट या स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं इसे, या सेल्फ कैटलिस्ट भी कह सकते हैं इसे। ठीक, सेल्फ कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, इसमें आते हैं जैसे क्या है, अगर किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट वर्क एज ए, प्रोडक्ट काय का वर्क करें, कैटलिस्ट का वर्क करें, तो इसमें आप लिख सकते हो प्रोडक्ट वर्क एज ए कैटलिस्ट। प्रोडक्ट काय का काम करते हैं, कैटलिस्ट का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल एक केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे कि एस्टर जो रहता है उसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे आप, ये क्या होता है, एक ईस्टर होता है। और ईस्टर की रिएक्शन अगर आपने वाटर से करा दी, ठीक, तो इसमें क्या बनता है, एक एसिटिक एसिड बनता है और क्या बनता है, इसमें एक एल्कोहल भी बनता है। तो क्या होता है इसमें, ये जो एसिटिक एसिड रहता है ये किसका काम करने लगता है, कैटलिस्ट। ये उत्प्रेरक का काम करता है। तो ये उत्प्रेरक का काम करता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कौन सा कैटलिस्ट हो गया, सेल्फ कैटलिस्ट हो गया, ऑटो कैटलिस्ट। और ऑटो कैटलिस्ट में कौन काम करता है, ये क्या होता है, प्रोडक्ट होते हैं। ये प्रोडक्ट उत्पाद काय का काम करने लगता है, कैटलिस्ट का। ये क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, अभिकारक, आएगा सूत्र। तो क्या होता है इसमें, प्रोडक्ट काय का काम करने लगता है, कैटलिस्ट का काम करने लगता है। जैसे कि ये एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। तो ये रिएक्शन पहले धीमी चलती है, थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्ट का निर्माण होता है, इसके बाद ये रिएक्शन तेज चलने लगती है। इसे हम क्या बोलते हैं, ऑटो कैटलिस्ट या स्वतः उत्प्रेरण कहते हैं। अगला जो रहेगा, अगला देख लेते हैं हम, आप इसे नोट डाउन करें। इसके बाद हम देख रहे हैं, एक होता है इंड्यूस्ड कैटलिस्ट, प्रेरित उत्प्रेरण। इंड्यूस्ड कैटलिस्ट की बात कर लेते हैं। देखो, तो अगली हम बात कर रहे हैं इंड्यूस्ड कैटलिस्ट की। प्रेरित उत्प्रेरक, इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। इंड्यूस्ड कैटलिस्ट क्या होता है, जैसे एक रिएक्शन है, सोडियम आर्सेनाइड होता है Na3AsO3, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन ये आसानी से नहीं करता है। लेकिन अगर आपने इसका ऑक्सीडेशन कराया तो ये ऑक्सीडेशन नहीं करता है। अगर इस रिएक्शन के साथ में अगर हमने सोडियम सल्फाइड होता है Na2SO3, इसका ऑक्सीडेशन करवाएं आप O2, तो ये क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन तो होता ही है,
सोडियम सल्फाइड का तो ऑक्सीडेशन होता ही है, SO4 में ये कन्वर्ट होता ही है। इसके साथ साथ ये क्या होने लगता है, इसका भी ऑक्सीडेशन चालू हो जाता है, तो ये भी काय में कन्वर्ट हो जाता है, Na3ASO4 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन है, जब एक रिएक्शन दूसरी रिएक्शन के लिए काय का काम करने लगती है, प्रेरित उत्प्रेरण का काम करने लगती है, ये है इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। इंड्यूस्ड कैटलिस्ट तो क्या होता है, जब एक रिएक्शन दूसरी रिएक्शन के लिए काय का काम करने लगती है, कैटलिस्ट का काम करने लगती है या उसे प्रेरित करने लगती है, इसे बोलते हैं हम इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। फॉर एग्जांपल के तो ये रिएक्शन पहले ऑक्सीडेशन इसका नहीं होता था, लेकिन जब दोनों रिएक्शन को हम साथ में करा रहे हैं तो इसका तो ऑक्सीडेशन होता ही है, ये रिएक्शन तो होती है साथ में, फिर ये रिएक्शन भी चालू हो जाती है, तो इसे इंड्यूस्ड कैटलिस्ट कहते हैं। सपोज दो स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट पढ़ता नहीं है और एक स्टूडेंट पढ़ता है, अगर दोनों को साथ में रख दिया जाए तो क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि एक स्टूडेंट जो नहीं पढ़ता था वो पढ़ने लगे दूसरे की प्रेरणा को लेकर, या फिर इसके उल्टा भी हो सकता है कि जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो ना पढ़ने लगे। दोनों ही कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड बोलेंगे, प्रेरित बोलेंगे। तो इसकी प्रेरणा लेकर ये रिएक्शन चालू हो जाती है, इसलिए इसका नाम हो गया इंड्यूस्ड कैटलिस्ट, प्रेरित उत्प्रेरण। आ रही बात समझ, तो ये प्रेरित उत्प्रेरण हो गया। अगला हम देख लेते हैं, इसमें थोड़ा कुछ आ जाते हैं, प्रोमोटर होता है वो क्या होता है वो देखते हैं, इसके बाद पॉइजन क्या होता है ये देख लेंगे। तो ये इंड्यूस्ड कैटलिस्ट हो गया, प्रेरित उत्प्रेरण हो गया। अगली बात कर रहे हैं हम कैटलिस्ट वाले में ही है, प्रोमोटर या वर्धक। देखें प्रोमोटर या वर्धक क्या होता है, प्रोमोटर या वर्धक। तो प्रोमोटर या वर्धक क्या होते हैं, जैसे कि हैबर प्रोसेस है, हैबर प्रोसेस में 3H2 प्लस N2 इक्वल टू बनता है 2NH3। इसमें ये क्या होता है, आयरन तो होता है कैटलिस्ट, ये तो है कैटलिस्ट, ठीक। और दूसरा इसमें मोलिब्डेनम MO, M छोटा O, ये एक मेटल होता है मोलिब्डेनम, डी ब्लॉक का ये एलिमेंट है, ये इसमें काय का काम करता है, इस आयरन के लिए वर्धक का काम करता है, काय का काम करता है, वर्धक। प्रोमोटर का काम करता है। प्रोमोटर क्या होता है, प्रोमोटर होता है सब्सटेंस विच इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ कैटलिस्ट। ऐसा कोई पदार्थ जो उत्प्रेरक की शक्ति को क्या करने का काम करता है, बढ़ाने का काम करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं वर्धक। तो मोलिब्डेनम क्या करता है, इसकी इफिशियंसी को बढ़ा देता है, किसकी, आयरन की इफिशियंसी को बढ़ा देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोमोटर बोलते हैं, वर्धक। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल है मोलिब्डेनम, आपको जो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ उन पर ही फोकस करना है, ठीक। ऐसे ही अगला हम देख लेते हैं, एक होता है कैटलिस्ट पॉइजन, कैटलिस्ट पॉइजन, प्रेरकीय विष कहेंगे इसे, उत्प्रेरकीय विष। उत्प्रेरकीय विष क्या होता है, जो कैटलिस्ट की इफिशियंसी को कम कर देता है। जैसे हैबर प्रोसेस की बात कर रहे हैं अपन, हैबर प्रोसेस में आयरन तो है कैटलिस्ट और इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर और H2S गैस, ये क्या करते हैं, ये आयरन जो कैटलिस्ट है इसके लिए पॉइजन का काम करते हैं। तो कैटालाइटिकल पॉइजन क्या होते हैं, जो कैटलिस्ट की इफिशियंसी को डिक्रीज कर देते हैं। प्रोमोटर वर्धक क्या होते हैं, जो कैटलिस्ट की इफिशियंसी को बढ़ा देते हैं, ठीक। तो ये आप एक बार नोट डाउन कर लें, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और H2S ये क्या है, पॉइजन का कार्य करते हैं, और ये प्रोमोटर का काम करता है मोलिब्डेनम। फिर अगली हम बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टी की बात करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के गुण देखेंगे। फिर आप जल्दी नोट करें,
चलिए अब हम कैटलिस्ट की कुछ प्रॉपर्टी देख रहे हैं, कैटलिस्ट के कुछ गुण देख लेते हैं। कैटलिस्ट के गुणों की बात करें, हम प्रॉपर्टी की बात करें, कैटलिस्ट क्या होते हैं। तो कैटलिस्ट एंजाइम आपने बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़े थे, प्रीवियस जो लेक्चर पढ़ा था वो हमने पढ़ा था क्या, बायोकेमिस्ट्री, उसमें एंजाइम की बात की थी। तो ये उससे मिलते जुलते हैं। एंजाइम जो रहते हैं वो क्या होते हैं, वो भी एक कैटलिस्ट हैं, ये भी कैटलिस्ट होते हैं। तो कैटलिस्ट के बारे में सबसे पहली पॉइंट आप लिखते जाएं। सबसे पहले स्मॉल क्वांटिटी यूज्ड, इनकी मात्रा बहुत कम लगती है। मतलब ऐसा नहीं है कि इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा लगती हो, बहुत कम मात्रा में लगते हैं ये, ठीक। एक तो ये बात। दूसरा, इसमें चाहे तो अपन लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि थोक में लगते हो, ज़्यादा मात्रा में नहीं लगते। और अगर हमारे पास कैटलिस्ट अगर क्या है, मान लो सॉलिड है, तो सॉलिड है तो आप उसको पीस कर यूज़ अगर करें, पाउडर के फॉर्म में यूज़ करें, तो ये मोर इफेक्टिव होता है, ज़्यादा इफेक्टिव होता है। उसका रीज़न ये होता है कि सरफेस एरिया पीसने से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पाउडर फॉर्म में सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो फिर अगर सॉलिड स्टेट है उसकी, तो हम उसको पीस कर यूज़ में लेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ये स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ होते हैं, कम मात्रा में यूज़ होते हैं। दूसरा पॉइंट है स्पेसिफिक इन नेचर। यह एक विशिष्ट, हिंदी में क्या लिखेंगे, स्पेसिफिक इन नेचर, विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। विशिष्ट प्रकृति का मतलब ये रहता है जैसे किसी केमिकल रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक रहे ये। जैसे हेवर प्रोसेस की हम बात करते हैं, तो हेवर प्रोसेस में आयरन जो रहता है वो उसी को हम लेते हैं। आयरन की जगह आप चाहो कि किसी और कैटलिस्ट का यूज़ कर लें, आयरन की जगह आप कॉपर ले लो, तो नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। रिएक्शन स्पेसिफिक होते हैं, मतलब उसमें आपको क्या लेना है, उसमें आपको कैटलिस्ट ही, आयरन ही लेना पड़ेगा। आयरन के अलावा और किसी से काम नहीं चलेगा। उसका रीज़न रहता है कि वो उसकी सरफेस पर जो इकट्ठे होते हैं, तो उसके जो पोर वगैरह रहते हैं वो स्पेसिफिक साइज के रहते हैं, इसलिए, ठीक। तो ये रिएक्शन क्या होते हैं, स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। इसके बाद कैटलिस्ट रिमेनिंग अनचेंज इन मास एंड केमिकल कंपोजिशन। तो हिंदी में क्या लिखेंगे, उत्प्रेरक भौतिक, उत्प्रेरक द्रव्यमान, उत्प्रेरक का द्रव्यमान तथा रासायनिक संगठन अपरिवर्तित रहता है। रासायनिक संगठन अपरिवर्तित रहता है। द्रव्यमान व रासायनिक संगठन अपरिवर्तित रहता है। क्या मतलब इसका, जैसे हेवर प्रोसेस में आयरन भाग ले रहा है, तो आयरन भाग ले रहा है तो वो आयरन ही रहेगा, मतलब केमिकल नेचर उसका चेंज नहीं होगा। केमिकल नेचर है ऐसा मतलब कि आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होगा, आयरन ही रहेगा। बस उसका क्या हो सकता है, मास भी क्या रहेगा, उतना ही रहेगा। कैटलिस्ट आपने उसमें 1 किलो डाला था या 2 किलो डाला था या 1 ग्राम 2 ग्राम जितना डाला था, रिएक्शन समाप्त होने के बाद उतना का उतना रहेगा, वो खत्म नहीं होगा, उसकी मास में चेंज नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है भाई। फिजिकल स्टेट मतलब अगर मान लो टेम्परेचर ज़्यादा है रिएक्शन में, तो वो सॉलिड में लिया था लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है। बाकी कैटलिस्ट का मास और केमिकल कंपोजिशन अनचेंज रहता है, उसका द्रव्यमान और उसका रासायनिक संगठन परिवर्तित नहीं होता है। आ रही बात समझ, ठीक। अगला है कैटलिस्ट कैन नॉट इनिशिएट द रिएक्शन। इनिशिएट का हिंदी में अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कराता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कराता है। अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कराता है, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई रिएक्शन नेचर में नहीं होती है, अगर कोई रिएक्शन नेचर में नहीं हो रही है, तो कैटलिस्ट उसको शुरू नहीं करा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई रिएक्शन नहीं होती और अपन उसको शुरू करने के लिए कैटलिस्ट बना ले, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो रिएक्शन होती हैं उन्हीं की रेट को बढ़ाने का काम करता है, तो रिएक्शन को शुरू कराने का काम कैटलिस्ट का नहीं है। अगला है कैटलिस्ट कैन नॉट कंट्रोल रेट ऑफ रिएक्शन। उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को नियंत्रित नहीं करता है। दर को नियंत्रित नहीं करता है कि मान लो अगर कोई कैटलिस्ट लिया है और रिएक्शन की रेट बहुत ज़्यादा हो गई है, तेज चल रही है, तो ऐसा नहीं है कि कैटलिस्ट अपने आप उसको रोक देगा, या कम है तो ज़्यादा कर देगा, नहीं। उसका काम है रिएक्शन को अगर पॉजिटिव है तो बढ़ाने का और नेगेटिव है तो घटाने का, उसको कंट्रोल करने का काम उसका नहीं है, ठीक। फिर है कैन नॉट अफेक्टेड पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये हिंदी में यह साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करता है। साम्यावस्था क्या होती है, इक्विलिब्रियम स्टेट आती है, एक दोनों साइड चलने वाली रिएक्शन रहती है, जिसे हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। उत्क्रमणीय अभिक्रिया आगे भी चलती है और पीछे भी चलती है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या आती है, इक्विलिब्रियम स्टेट आती है, साम्यावस्था आती है। तो ये साम्यावस्था को उसको प्रभावित नहीं करता है। जब रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड की रफ्तार बराबर हो जाती है, उसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, उसे बोलते हैं साम्यावस्था। जब अग्राभिक्रिया और पश्चाभिक्रिया की दर बराबर होती है, तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट को इफेक्टेड नहीं करता है, साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करता है।
अगला क्या है, कैन नॉट अफेक्टेड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो रहता है उसका साम्य स्थिरांक को भी प्रभावित नहीं करता है। यह साम्य स्थिरांक को प्रभावित नहीं करता है। साम्य स्थिरांक जो रहेगा वही रहेगा, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कराओ या मत कराओ। ठीक। अगला है इफेक्टेड रेट कांस्टेंट। इफेक्टेड रेट कांस्टेंट हिंदी में दर स्थिरांक को प्रभावित करता है। ये दर स्थिरांक को क्या करता है, प्रभावित करता है। जो लोग इस साल 12th में हैं तो हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे, उसमें ये थ्योरी पढ़ने वाले हैं, उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आने वाली हैं। रेट कांस्टेंट पे इफेक्ट देखेंगे। तो आप बस इतना याद रखें कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहता है कि इसको इफेक्टेड नहीं करता है और रेट कांस्टेंट को इफेक्टेड करता है, क्योंकि ये रेट को इफेक्ट करता है इसलिए रेट कांस्टेंट को भी इफेक्टेड करता है। कैसे करता है वो देखेंगे हम। फिर अगला कैन नॉट पार्ट ऑफ रिएक्शन। यह अभिक्रिया का भाग नहीं है। यह अभिक्रिया का क्या नहीं होता है, भाग नहीं होता है। बट पार्टिसिपेट द केमिकल रिएक्शन। यह किसी अभिक्रिया का भाग नहीं है लेकिन अभिक्रिया में भाग लेता है। अभिक्रिया का भाग नहीं है लेकिन अभिक्रिया में भाग लेता है। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल जो रहती है उससे आप क्या कर रहे हो, आपके स्कूल तक जा रहे हो, तो मोटरसाइकिल ने क्या किया है, आपको जो आपकी जो रिएक्शन थी स्कूल तक पहुंचने की उसको क्या कर दिया है, जल्दी से करवा दिया है। लेकिन वो आपके शरीर का पार्ट नहीं है, आपका पार्ट नहीं है मोटरसाइकिल। ठीक। तो क्या होता है, जैसे मोटरसाइकिल से जा रहे हैं तो मोटरसाइकिल आपके शरीर का भाग नहीं होती है, लेकिन वो क्या कर रही है, आपको जो रिएक्शन कर रहे थे आप उसमें उसने मदद कर दी, लेकिन वो आपके साथ नहीं आई है, आपका पार्ट नहीं है। ऐसी कैटलिस्ट जो रहता है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है लेकिन पार्ट नहीं होता है, रिएक्शन का पार्ट नहीं होता है, वो रिएक्शन के बाद बाहर निकल जाता है, ये ध्यान रखना है। फिर अगला क्या है, ये टेम्परेचर स्पेसिफिक होते हैं, पीएच स्पेसिफिक भी होते ही हैं। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ही काम करते हैं, एक रेंज रहेगी उस पर ही काम करेंगे, ज़्यादा पे काम करना बंद कर देते हैं। तो ये क्या होता है, ये कैटलिस्ट के बारे में जनरल प्रॉपर्टी हमने उसकी कैटलिस्ट की देखी। ठीक। तो ये एक बार आप अच्छे से समझ लें, इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। रेट कांस्टेंट को इफेक्टेड करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इफेक्टेड नहीं करते, कंट्रोल नहीं करते हैं रिएक्शन को, इनिशिएशन नहीं करते हैं, मास अनचेंज रहता है, केमिकल नेचर अनचेंज रहता है, फिजिकल जो स्टेट है वो चेंज हो सकती है, स्पेसिफिक नेचर के होते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में लगते हैं। ठीक। रिएक्शन का पार्ट नहीं होते हैं और क्या नहीं करते, ये टेम्परेचर स्पेसिफिक होते हैं, होने को पीएच स्पेसिफिक भी होते हैं, एक स्पेसिफिक उस पर ही काम करते हैं। ठीक। अब अगला हम देख लेते हैं, इसकी मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं, इसकी क्रिया विधि की बात करेंगे। चलिए अगला देख रहे हैं हम, मैकेनिज्म ऑफ कैटलिस्ट। क्रिया विधि। तो क्रिया विधि में जो हम देख रहे हैं, पहले देखते हैं हम, एक मैकेनिज्म होती है एडजॉर्प्शन थ्योरी। फॉर एडजॉर्प्शन थ्योरी के आधार पर बात कर रहे हैं, एडजॉर्प्शन के आधार पर हेट्रोजीनियस के लिए। एडजॉर्प्शन थ्योरी एडजॉर्प्शन अधिशोषण सिद्धांत, अधिशोषण सिद्धांत की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सिद्धांत किस पे काम करता है, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट पर। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट पे काम करता है, एक विषमांगी उत्प्रेरक पे काम करता है। अब इसके तहत क्या होता है जरा समझ लो। इसके तहत ये काम होता है कि हेट्रोजीनियस होता है, इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं, जैसे हमारे पास मान लो एक रिएक्शन है, ए प्लस बी मिलके क्या बनाते हैं, ए प्लस बी मिलके क्या बना रहे हैं, ए बी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक। 2AB का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये तो होता है रिएक्टेंट। अभिकारक, ये अभिकारक होता है और ये होता है प्रोडक्ट।
पर। ठीक, एडजॉर्प्शन थ्योरी में क्या होता है, कैटलिस्ट जो रहता है वो क्या होता है, ये रहेगा कोई भी गैस में हेट्रोजीनियस के लिए काम कर रहा है, तो क्या होता है, ये मान लो हमारे पास क्या है, कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट के पास क्या होती है, ये सरफेस होती है, ये सरफेस, ये क्या होता है, उत्प्रेरक है, जैसे ये रहता है। तो क्या होता है, सबसे पहले ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जो रहेंगे, ये मॉलिक्यूल यहाँ पे इनका एडजॉर्प्शन होगा। एडजॉर्प्शन होगा, एडजॉर्प्शन होगा मतलब यहाँ पे ए और बी आ जाएंगे, A2B2। फिर क्या होगा, इनके जो A2B2 हैं, इनमें क्या हो जाएगा, ए और ए, जैसे ए और ए ऐसे जुड़े थे, और ये बी और बी, इनके क्या हो जाएंगे, बॉन्ड ब्रेक होंगे, इसी के अंदर बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक होंगे। ठीक, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। रीजन क्या होगा ओल्ड ब्रेक होने का, क्योंकि ये एडजॉर्प्शन कैसी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक, इसमें एनर्जी निकलती है, इसमें एनर्जी, ऊर्जा क्या होगी, बाहर निकलेगी। अरे बात सुन, ऊर्जा बाहर निकलेगी तो ये ओल्ड बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक होंगे, और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ए, इससे बॉन्ड बना लेगा बी, ए बॉन्ड बना लेगा किससे, बी से, इस टाइप के बॉन्ड बन जाएंगे। और फिर क्या हो जाएगा, ये पहले एडजॉर्प्शन हुआ था, अब डी एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, डिसॉर्प्शन हो जाएगा। डिसॉर्प्शन मतलब कैटलिस्ट के पास जो जगह खाली थी वो वैसी की वैसी जगह खाली रहेंगी, और ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। तो इसमें क्या होता है, हेट्रोजीनियस, उसके लिए कैटलिस्ट के लिए मैकेनिज्म ये एप्लीकेबल है, क्रियाविधि किसके लिए, हेट्रोजीनियस के लिए। इसे बोलते हैं अपन एडजॉर्प्शन थ्योरी, अधिशोषण थ्योरी। इसमें रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जो रहते हैं वो सॉलिड कैटलिस्ट की सरफेस पर क्या होते हैं, एडजॉर्प्शन होता है, और इसमें एनर्जी रिलीज होती है, आपको भी पता है एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है एडजॉर्प्शन। इसमें ओल्ड बॉन्ड जो रहते हैं, पुराने बंध जो रहते हैं वो टूट जाते हैं, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और इसमें से प्रोडक्ट क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, और ये कैटलिस्ट ऐसा का ऐसा बच जाता है। पहले जैसा था वैसा का वैसा कैटलिस्ट अब बाद में बच गया, उसका कुछ नहीं हुआ है, सेम वैसा का वैसा है। बस इसमें ये है, ये अपन ने क्यों बोला था कि ये रिएक्शन स्पेसिफिक होता है, ये ए और बी के जो साइज हैं वो इसमें फिट होना चाहिए, इसके अंदर जो पोर रहते हैं, इसके अंदर जो छिद्र रहते हैं कैटलिस्ट के, उसमें क्या होना चाहिए, उसमें आना चाहिए, तभी ये रिएक्शन हो पाएगी। तो इसे एडजॉर्प्शन थ्योरी कहते हैं। तो एडजॉर्प्शन थ्योरी में आपको ये देखना है कि एडजॉर्प्शन की रिएक्शन होती है, एनर्जी रिलीज होती है, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और डीएब्सॉर्प्शन हो जाता है, डी क्या हो जाता है, अधिशोषण हो जाता है, प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है। आती बात समझ, ठीक। तो ये मैकेनिज्म तो हो गई, पहली मैकेनिज्म बोला हमने अधिशोषण थ्योरी जिसको बोलते हैं। दूसरी थ्योरी आप इसे नोट करें, फिर हम दूसरी थ्योरी की बात करें। दूसरी थ्योरी जो रहती है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट थ्योरी, या ताला चाबी सिद्धांत, की लॉक्स थ्योरी बोलते हैं, इंटरमीडिएट थ्योरी। मध्यवर्ती, मध्यवर्ती सिद्धांत, इंटरमीडिएट थ्योरी। इसमें क्या होता है, इंटरमीडिएट थ्योरी में क्या होता है, ये होमोजीनियस के लिए एप्लीकेबल है, होमोजीनियस समांगी उत्प्रेरण के लिए यूज है। इसमें क्या होता है, इसमें मेनली होमोजीनियस के लिए आप या फिर बोल सकते हो एंजाइम पर ये काम करती है। होमोजीनियस का मतलब होता है फिजिकल स्टेट क्या होती है, सेम। इसमें क्या होता है, एक होता है सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट हो गया, ये हो गया एंजाइम, और ये दोनों आपस में मिलके क्या बनाएंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट का फॉर्मेशन करेंगे, इंटरमीडिएट बनाएंगे, ये मध्यवर्ती बन गया, इसको सबस्ट्रेट
और ये एंजाइम, ठीक। ये दोनों क्या बन जाती हैं, इंटरमीडिएट बोल सकते हो आप इसे, या एंजाइम सबस्ट्रेट बोल सकते हो। इंटरमीडिएट मध्यवर्ती बन गया ये। लास्ट में क्या हो जाएगा, जो सबस्ट्रेट है एंजाइम ऐसा का ऐसा बचा रहेगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, उत्पाद। इसमें यही है कि ताला चाबी सिद्धांत इसको क्यों बोलते हैं कि जैसे ये सबस्ट्रेट है, मान लो हमारे पास ये सबस्ट्रेट है, ये कोई सबस्ट्रेट है। अब ये जो एंजाइम है इसका एक शेप कैसा होना चाहिए, ये एंजाइम है, इसके पास मान लो ऐसा एंजाइम है, तो ऐसा एंजाइम है, तो ये क्या करेगा, ये इसमें फंस जाएगा और ये इंटरमीडिएट बनाएगा। तो ये एस सबस्ट्रेट हो गया, ये एंजाइम हो गया। जैसे ये क्या है, ये क्या है, ये ताला हो गया, ये चाबी हो गई, ये इसमें फिट बैठना चाहिए कुल मिला की बात ये। और बाद में क्या होता है, ये दोनों मिलके ये जो सबस्ट्रेट बनाया है उसको आप ऐसा बनाना चाहें तो ये एंजाइम था हमारा, ये इसके अंदर सबस्ट्रेट बिल्कुल फिट बैठ गया, ऐसा टुकड़ा था, ये फिट बैठ गया। और लास्ट में क्या हो गया, ये जो एंजाइम है या जो कैटलिस्ट जिसको हम बोल रहे हैं वो ऐसा का ऐसा रहेगा और इसकी साइड ऐसी की ऐसी रहेगी और इसके क्या हो जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये उत्पाद है। तो ये क्या है, एक एंजाइम हो गया या कैटलिस्ट जो रह गया वो एक स्पेसिफिक उस पर ही काम करता है। जैसे रिएक्टेंट ऐसा है और इसके पास सांचा जो था वो उसमें ही फिट हो रहा है, तो इसको ताला चाबी सिद्धांत भी कहते हैं, की लॉ थ्योरी भी कह सकते हैं। तो लेकिन ये किस पे काम करती है, होमोजीनियस कैटलिस्ट पे काम करती है। तो पहले सबस्ट्रेट मतलब क्रिया कारक या क्रियाधार या अभिकारक बोल सकते हो आप इसे, अभिकारक, अभिकारक, और ये एंजाइम या उत्प्रेरक आपस में मिलके एक मध्यवर्ती बनाते हैं और बाद में ये एंजाइम या ये बचा रहेगा और उत्पाद बन जाएगा। मैंने इसको एग्जांपल देके बता दिया कि ये फिट होता है, ये इसमें फिट बैठ जाता है और ये बाहर निकल जाता है, ठीक। अब जो एंजाइम को पॉइजन करने वाले रहते हैं, यहाँ पे हम थोड़ी सी बात कर लें। वैसे तो आपको मैंने बताया था कि कैटालाइटिकल पॉइजन क्या होते हैं, तो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट तो एंजाइम पढ़ते हैं तो उसमें आता ही है। कैटालाइटिकल पॉइजन जो रहते हैं वो दो प्रकार के होते हैं एक्चुअल में, ठीक। एक तो पॉइजन कैसे होते हैं, ये बिल्कुल ऐसा का ऐसा क्या हो जाएगा, एक कोई पॉइजन रहेगा और एक रिएक्टेंट के जैसे ही रहेगा। तो रिएक्टेंट क्या करता है, इसमें जाके फंस जाता है और बाहर निकल जाता है, प्रोडक्ट में बदल जाता है। लेकिन ये जो विष रहता है, ये पॉइजन है, पॉइजन जो रहता है ये पॉइजन इसमें जाके जुड़ जाएगा और इसकी जो साइड है उस पर चिपक के रह जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा। तो ये एंजाइम को क्या कर दिया, इसने खराब कर दिया। तो ये पॉइजन, ये क्या होता है, ये कॉम्पिटिटिव होता है, इसको क्या बोलते हैं अपन, कॉम्पिटिटिव पॉइजन बोलते हैं, ठीक। कैसा पॉइजन, कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव पॉइजन में ये है कि ये भी जोड़ सकता है, ये भी जोड़ सकता है। अब ये जुड़ गया तो बात अपना हो ही गया था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जुड़ गया तो क्या हो गया, एंजाइम खराब हो गया। तो ये कैटालाइटिकल पॉइजन है, कैसा, कॉम्पिटिटिव, जो क्या करता है, कंपटीशन में आता है और कंपटीशन में आने के बाद इसको खराब करता है। एक पॉइजन होता है कैसा, नॉन कॉम्पिटिटिव पॉइजन होता है। नॉन कॉम्पिटिटिव पॉइजन क्या रहता है, वो इसकी सरफेस पे जाके जुड़ जाएगा, कहीं पे भी इधर उधर जुड़ जाएगा और इसकी जो साइड है उसको ही खराब कर देगा। तो ना ये जुड़ पा रहा है, मतलब ये रिएक्टेंट जुड़ने वाला था वो नहीं जुड़ता है, उसको बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव क्या होता है, पॉइजन बोलते हैं उसको, अप्रतिरोधी पॉइजन बोलते हैं। तो खतरनाक पॉइजन कौन सा है, अप्रतिरोधी। अप्रतिरोधी क्या करता है, उसकी साइड ही खराब कर दी, काम पे नहीं बचा, एंजाइम काम पे नहीं बचा है। तो पॉइजन दो प्रकार के होते हैं, एक कॉम्पिटिटिव और एक नॉन कॉम्पिटिटिव। एक क्या होता है, प्रतिनिधि करने वाला या साथ साथ क्रिया करने वाला, और एक बिना प्रतियोगिता करने वाला, एक प्रतियोगिता वाला और एक बिना प्रतियोगिता वाला। तो खतरनाक कौन सा है, बिना प्रतियोगिता वाला। बिना प्रतियोगिता वाला उसको ही खत्म कर देता है, ठीक। जैसे दो स्टूडेंट हैं, तो दो स्टूडेंट अगर साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव हो गया। कॉम्पिटिटिव मतलब क्या हो गया, अब उसमें से एक वो भी निकल सकता है, ये भी जा सकता है और ये भी जा सकता है, इसके पास चांस है। लेकिन इसमें क्या है, चांस बिल्कुल भी नहीं बचा, सामने वाले को खत्म ही कर दिया, उसकी साइड को निपटा दिया, ऐसा। तो ये पॉइजन भी मैंने आपको बता दिया कि दो प्रकार के पॉइजन होते हैं, एक कॉम्पिटिटिव और एक नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव जो रहते हैं वो इसके साथ कंपटीशन में रिएक्शन करते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव उसकी साइड को खराब कर देते हैं। नॉन कॉम्पिटिटिव जो रहते हैं वो ज़्यादा हानिकारक होते हैं, ज़्यादा बेकार रहते हैं, ठीक। तो आप इसे नोट डाउन करें। फिर अगली हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा एक टॉपिक और देख रहे हैं।
अगली हम बात कर रहे हैं, इनसे ही संबंधित अगली चीज़ होती है एक जियोलाइट और रहते हैं, आजकल ये लेटेस्ट में चल रहे हैं, तो हम थोड़ा उनकी बात कर लेते हैं। देखें, एक होते हैं जियोलाइट, जियोलाइट क्या होते हैं, ये सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट। सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं ये। दूसरा, केमिकली रूप से ये क्या होते हैं, एल्यूमिनियम सिलिकेट। एल्यूमिनो सिलिकेट, जैसे आपने SiO2 का स्ट्रक्चर देखा है। अब SiO2 के स्ट्रक्चर में क्या होता है, Si इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, Si इधर O, फिर Si इधर Si, फिर इधर O, इस तरह से जाल के समान स्ट्रक्चर होता है Si, इसका सिलिका का, SiO2 का। इनको केमिकली क्या होते हैं, एल्यूमिनो क्या होते हैं, ये सिलिकेट होते हैं। एल्यूमिनो सिलिकेट, ये जो सिलिका का स्ट्रक्चर रहता है ये सेफ सिलेक्टिव होते हैं, और ये क्या होते हैं, इसमें सिलिका जो रहती है SiO2 की जगह पे सिलिका जो रहती है उसमें से बीच में से Si का मॉलिक्यूल कभी कभी बीच में से गायब हो जाता है, और इसमें क्या आ जाता है, एल्यूमिनियम का मॉलिक्यूल आ जाता है। इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया है, एल्यूमिनो सिलिकेट। मतलब इसमें सिलिकेट भी है और एल्यूमिनियम भी आ गया। अब ये क्या है, सेफ सेलेक्टिव होते हैं। सेफ सेलेक्टिव मतलब एक स्पेसिफिक साइज के ये रहते हैं। अगर ये बन के आप देखोगे तो ये जियोलाइट इस टाइप से बन जाते हैं। जैसे मधुमक्खी का आपने छत्ता देखा है, बिल्कुल छोटे छोटे इनमें क्या पाए जाते हैं, पोर पाए जाते हैं, बिल्कुल गोल गोल क्या होते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे इस टाइप के छिद्र मान लो आप। सेफ सिलेक्टिव होते हैं। जनरली इनमें आप मान के चलो 200 से लेकर 600 पिकोमीटर के पोर रहते हैं, मधुमक्खी के छत्ते के समान रहते हैं। तो ये क्या होते हैं, जियोलाइट क्या होते हैं, सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं, एक स्पेसिफिक शेप वाले रहते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सेफ सिलेक्टिव क्यों बोलते हैं, कि जैसे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं A to B ऐसे हैं, तो क्या है A to B इस पर जाके जुड़ेगा तो इसका साइज इससे मैच करना चाहिए, तो ये क्या होंगे, ये इस पर जुड़ पाएंगे, नहीं तो नहीं जुड़ पाएंगे। तो जियोलाइट क्या होते हैं, सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं। केमिकली नेचर से ये क्या होते हैं, एल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं। इनका संरचना मैंने आपको बताई, जनरल आइडिया दिया कि जो सिलिका का स्ट्रक्चर होता है, जाल के समान स्ट्रक्चर होता है, केज स्ट्रक्चर होता है, फैली हुई संरचना, उसमें सिलिका के मॉलिक्यूल गायब होकर वहाँ पे क्या आ जाता है, एल्यूमिनियम आ जाता है। तो ये इसलिए एल्यूमिनो सिलिकेट कहते हैं। ये पोरस रहते हैं, छिद्रित रहते हैं, और ये क्या होते हैं, इनमें रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आके जुड़ जाते हैं, जैसे एब्जॉर्प्शन होता है, और फिर प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाते हैं। इसमें पोर जनरली रिएक्टेंट के आधार पे हम इनको बनाते हैं। जियोलाइट हाल ही में बनाए गए क्या है, सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट हैं। इनकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है, इसलिए पड़ रही है कुछ केमिकल रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो धीमी हो रही है, तो हमें उनको क्या करना है, तेज़ करना है। जैसे वाटर का प्यूरिफिकेशन करना है, तो वाटर का प्यूरिफिकेशन करना है, तो अब वाटर तो सबको ही चाहिए, लेकिन उसका प्यूरिफिकेशन करने के लिए कैटलिस्ट नहीं मिला, तो ये जियोलाइट बन गया। ऐसे ही क्या है, जैसे आप पेट्रोल बनाना चाह रहे हैं, पेट्रोल का ऐसे अल्कोहल से, तो उसके लिए भी एक जियोलाइट बनाया गया है, जिसका नाम क्या होता है, ZMS5 के नाम से जाना जाता है। ये नीट में भी आ चुका है। ये क्या होता है, ये भी कैटलिस्ट है। ये इससे क्या है, हम पेट्रोल का फॉर्मेशन करते हैं कैसे, अल्कोहल से। ये जियोलाइट भी क्या है, पोरस होते हैं, छिद्रित रहते हैं, और सेफ सिलेक्टिव होते हैं। केमिकली ये बता दिया मैंने। और ये क्या होते हैं, लेटेस्ट में खोजे गए हैं, जैसे वाटर के प्यूरिफिकेशन में और अल्कोहल से क्या बनाने में, पेट्रोल बनाने में इनका यूज़ किया जाता है। ठीक, तो ये हम जो देख रहे थे सरफेस केमिस्ट्री देख रहे थे। तो सरफेस केमिस्ट्री में आपने तीनों टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। आप इनको अच्छे से पढ़ें। आपको जब DPS वगैरह मिल जाएंगी तो DPS को सॉल्व करें, फिर हम इनका टेस्ट लेंगे। कल से हम नया कोई टॉपिक देखने वाले हैं। ठीक, तो कल से हम नए टॉपिक की बात करेंगे, नए टॉपिक में आपको लेके आऊँगा। आपको जो थ्योरी बताई गई है कृपया करके आप उतना पढ़ें, नोट डाउन करें,
एनसीईआरटी बिल्कुल आपकी कवर हो रही है। एनसीईआरटी से आप बिल्कुल वो रहे हैं, आप जितना एनसीईआरटी में रहता है उससे ज़्यादा ही पढ़ने वाले हैं। एंजाइम के मैंने एग्जाम्पल कुछ जो रहते हैं कैटलिस्ट के कुछ एग्जाम्पल आ जाते हैं, इस चैप्टर में लिखे रहते हैं, एनसीईआरटी में भी लिखे होंगे। आपको जो सीट मिलेगी कोचिंग की तरफ से उसमें भी लिखे हैं, आप उसमें से पढ़ेंगे। और हम केमिकल रिएक्शन में बीच बीच में याद करते हैं, इसलिए मैंने आपको वो नहीं लिखवाया। आपको सीट मिल जाएगी, आप उसमें चाहो तो देख सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा ये सरफेस केमिस्ट्री जो टॉपिक चल रहा था ये कंप्लीट हो गया आज। कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।